एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण। अम्ल दरअसल तीन थोड़े दी गई है, ब्रोस्टेंट लोरी, लुइस और आरेनियस द्वारा, जो कि प्रोटॉन की थ्योरी, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी लुइस द्वारा और H प्लस ओ एच माइनस की थ्योरी दी गई है। H प्लस दान करने वाला एसिड, ओ एच माइनस ग्रहण करने वाला एसिड। H प्लस दान करने वाला एसिड, ओ एच माइनस ग्रहण करने वाला एसिड। तो अगर जैसे H प्लस दान करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला एसिड, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला बेस। अतः अम्लीकरण इन्वायरमेंट में उपलब्ध अमोनियम, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर कंपाउंड द्वारा जब कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन बनाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और H प्लस दान करने की क्षमता और H माइनस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता में इंटरचेंज, जो कि रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, और मेटेलिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन दान और ग्रहण करने, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए रिएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए इन्वायरमेंट में उपलब्ध कंपाउंड जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन जिम्मेदार है। अब समझते हैं पीएच वैल्यू। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो एसिड होते हैं, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो बेस कंपाउंड होते हैं। NO2, SO2 वाहनों, घरों, ज्वालामुखी और कंपनी अथवा प्लांट द्वारा उत्सर्जित NO2, SO2 जब वायुमंडल के H2O से अर्थात घने बादलों से जब रिएक्शन करती है तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और फोटोसिंथेसिस अथवा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा यह प्रक्रिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट होती है। कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, जो कि HNO3, H2SO4, HSO4, H2CO3 अम्ल का निर्माण करते हैं, जो कि जल में मिश्रण पर कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, ज्यूटरायन दरअसल जिसमें वो कंपाउंड जिसमें एनायन और धनायन दोनों होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अर्थात ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कार्बोकेटायन और कार्बोनाइल सिंगल से ज़्यादा होते हैं। इसमें पॉल्यूशन भी एक मात्रक है, जो कि समुद्री आयरन द्वारा समुद्री ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया में शामिल होना, Fe2O3 आयरन की F+2 वैलेंसी को कंप्लीट करता है, जो कि समुद्री वायु ऑक्सीजन को कम करता है, अर्थात ऑक्सीडेशन अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में होता है, जो कि सतह पर होता है। इससे मछलियों के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है और मछलियों का मरना कई जगहों पर देखा जाता है। और एटमॉस्फेरिक CO2 का जल में घुलना यह लहरों द्वारा ज़्यादा होता है, जिससे H2CO3 कार्बनिक एसिड का बनना, HCO3 का बाइकार्बोनेट आयन का बनाना और हाइड्रोजन का निष्कासित होना, जो कि CaCO3 कोरल के लिए कैल्शियम से रिएक्शन करके HCO3 का बनाना, ये जूजेंथेलाई को वाइट कर देता है। इसको ओशियन एसिडिफिकेशन कहते हैं। तटों पर कोरल का बनना आकर्षित होता है। इसके लिए पीएच वैल्यू 8 से 8.5 के बीच में होना चाहिए और टेम्परेचर करीब 22 से 25 डिग्री के आसपास होना सुटेबल माना जाता है, जो कि HCO3 और CO2 के मिश्रण से पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है, जो कि जूजेंथेलाई को कोरल से अलग करता है। और वर्षा से बादलों का H2O द्वारा SO2 और NO2 और CO2 का मिलना, H2SO4, HNO3 जो प्रोटॉन दाता H प्लस दाता और SO4 में H प्लस दाता और H2CO3 में H प्लस दाता, जो कि वर्षा के रूप में गिरना एसिड रेन कहलाता है, जो कि हमारे धरोहर को नुकसान पहुंचाता है, अर्थात उनका घनत्व कम करने की वजह से अणुओं का निष्कासन फास्ट होता है, जल्दी होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, वेट एंड ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन अर्थात आर्द्र निक्षेप। अगर वायु के अम्ल रसायन ऐसे क्षेत्र तक विक्षेपित होकर चले जाते हैं जहाँ का मौसम आर्द्र होता है, तब अम्ल धरातल पर वर्षा, बर्फ, कोहरा एवं धूम के रूप में गिर सकता है। वातावरण की करीब आधी अम्लीयता वापस पृथ्वी पर आर्द्र निक्षेप की क्रिया द्वारा प्रकट होती है।
शुष्क ड्राई डिपोजिशन। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ अगर शुष्क मौसम हो वहाँ अम्ल रसायन धूल और धुएं के साथ मिलकर संयुक्त हो जाते हैं और धरातल पर शुष्क जमाव के कारण निक्षेपित होकर जमीन, भवन, वनस्पति से चिपक जाते हैं। वायुमंडल की अम्लता की मात्रा जो कि पृथ्वी पर शुष्क निक्षेप द्वारा निक्षेपित होती है उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है कि वह क्षेत्र कितनी मात्रा में पर्याप्त वर्षा प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है बजाय उस क्षेत्र से जो ज्यादा वर्षा प्राप्त रहती है। देखिए सल्फर कहाँ से मिल सकता है? जो हमारे प्राकृतिक स्रोतों द्वारा, जैसे कि कोयले का जलना, पेट्रोलियम, शुद्ध का और शुद्ध धातु जैसे कि आयरन, स्टील का मेल्टिंग करते हैं तब निष्कासित होता है। कच्चे तेल द्वारा, धातु शोधन द्वारा और रासायनिक उर्वरक और सल्फ्यूरिक अम्लों द्वारा होता है। और नाइट्रोजन वनाग्नि, तेल, कोयला गैस दहन द्वारा। मीथेन गैस धान के खेतों से मिलता है, कोयला खनन से मिलता है, गैस ड्रिलिंग से मिलता है। और CO2 का निष्कासन प्राकृतिक स्रोतों में माने तो श्वसन, सागर अपघटन और मानव द्वारा निर्मित जीवाश्म ईंधनों के जलने से, औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा जैसे सीमेंट उत्पादन और वनोन्मूलन द्वारा भी मिलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे मानव निर्मित द्वारा बायोमास का जलना, औद्योगिक स्रोत, धूम्रपान शामिल है। फोरेमिक अम्ल जंगल की आग के कारण बायोमास के जलने से फोरेमिक अम्ल HCOH और फॉर्मल्डिहाइड का उत्सर्जन वातावरण में होता है। एसिडिफिकेशन से होने वाले प्रभाव ये किन किन पर प्रभाव डालते हैं? ये पक्षियों पर प्रभाव डालते हैं, मृदा पर प्रभाव होता है, वनस्पति पर होता है, सूक्ष्म जीवों पर होता है, वन्य जीवों पर होता है, मानवों पर होता है, निर्जीव वस्तुओं पर होता है। एसिडिफिकेशन के कारण जैसे ओशन में अगर pH वैल्यू 5 से कम जहाँ होता है वहाँ मछलियाँ मर जाती है। अम्लता से पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह अपने अंडों को ठोस बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और जो पक्षी घोंघा खाते हैं अर्थात जो अम्लीय जलों में घोंघा की मृत्यु तीव्र होती है। और मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का जैविक और रासायनिक गुण अम्ल वर्षा द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित होता है, जैसे कि कार्बोकेटायन और कार्बन आयन का बनना जो कि हाईली रिएक्टिव है, वह प्रक्रियाओं में अवरुद्धता अथवा बाध्यता व्यक्त करते हैं, जो कि भारी तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, अन्य आयरन, अन्य जो मेटल है जो मृदा के पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, उनको आकर्षण बल और ऋणात्मक मृदा कणों से मजबूत बंध द्वारा और कार्बोकेटायन कार्बन आयन प्रक्रियाओं द्वारा यह मृदा के पोषक तत्वों की रिएक्टिविटी को कम करते हैं, जिसके कारण पोषक तत्वों का निक्षालन होता है, लीचिंग जिसे कहते हैं, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करता है। अर्थात मिट्टी में रहने वाली एयर और जल पार्टिकल्स, वायु पार्टिकल्स और उसकी पोरोसिटी को कम करते हैं, अर्थात घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे पौधों का उगना, बढ़ोतरी होना काफी बाध्यरत और काफी इफेक्टिव होगा जिससे। और वनस्पति के सीधे संपर्क में आने से उनका रंग भूरा होकर गिर जाते हैं, उनकी पत्तियां जड़ जाती है, उनकी वृद्धि रुकती है और छाल मोटी नहीं हो पाती। जाइलम फ्लोएम का प्रभावों को देखा जा सकता है, मृदा पर प्रभाव पड़ता है और महीन जड़ों वाले पौधे जल्दी ही गिर जाते हैं। प्रोटॉन के विस्थापन अथवा H2SO4 HNO3 H2CO3 द्वारा H+ का दान, जो प्रोटॉन अपनी पौधों की प्रक्रियाओं में होने वाली जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का जब पौधों में इंटरचेंज होता है तो उसे इस प्रोटॉन द्वारा विस्थापित किया जाता है, जिससे कि फलों का आना, पौधों की बढ़ोतरी, पौधों के पर पत्तियां झड़ना इत्यादि देखा जाता है। और सूक्ष्म पार्टिकल्स में देखा जाए तो फंजी, माइक्रोफ्लोरा, बैक्टीरिया, एल्केली कंपाउंड जो कि भोजन के तौर पर लेते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है, जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट में मृदा की कमी को दर्शाएंगे। मानवों पर यह मानवीय धरोहर के रूप में निक्षालन और सल्फर NO2 द्वारा
स्मोक का फॉर्मेशन जो कि सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है, फूड पॉइजनिंग, पल्मोनरी एम्फेसाइसी और ब्रोंकिलाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक और विजिबिलिटी इत्यादि में मानव पर प्रभाव को देखा जाता है। ओशन में पॉल्यूशन की वजह से भी एसिडिफिकेशन, विजिबिलिटी और मछलियों का मरना इत्यादि देखा जाता है, जो कि कोरल इन्फेक्शन और CO2 H2O का मिलना, H2CO3 में कन्वर्जन इत्यादि शामिल है। ओशन एसिडिफिकेशन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट, कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, एजोटाइजेशन। ये एंड में जो पिक्चर है यह स्वीडन की है, जो जेलीफिश का मरना देखा गया था। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? नाइट्रोजन में कमी, सल्फर की कमी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी करने का प्रयास किया गया था। ताजमहल के जो अम्ल वर्षा से डिग्रेडेशन हुआ उसके लिए भारत सरकार ने ट्रेपेजियन जोन विकसित किया था। और इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देना, पुराने संयंत्रों के नई ऊर्जा कुशल में उत्पादों में बदलना, कारपूल, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कम से कम करना, पोल्यूशन को कम करना, ओशन पोल्यूशन को कम करना, कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पराली को कम से कम जलाना, डिग्रेडेबल प्रोडक्ट को यूज करना इत्यादि शामिल है। जलवायु परिवर्तन के लिए सतर्कता जरूरी है। थैंक यू।